बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस और मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जनाब, सुबह हो चुकी हैं, आगाज़ हो चुका है दिन का, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि एक ऐसी खबर आई है जिसने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गहरी नज़र रखे हुए लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। क्योंकि सब लोग इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब देख रहे थे और उम्मीद ये कर रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा और ब्रेक थ्रू में हम ये देख पाएंगे कि अमेरिका ईरान एक ही टेबल पर मौजूद होंगे, मुज़ाकरात करेंगे और किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें नजर आया कि जेडी वेंस अपने वफ्द के साथ अब वापस रवाना हो चुके हैं और वापस रवाना होने से पहले उन्होंने मुख्तसर सी गुफ्तगू की और उस मुख्तसर सी गुफ्तगू में उन्होंने ये बताया कि जो मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा निकले हैं और इसमें वो किसी भी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सके हैं ईरान के साथ। और वहाँ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुजार हैं, फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं, बेहतरीन होस्ट हैं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और इसमें जो मुज़ाकरात में जो तातुल दिखाई दे रहा है, जिसके लिए वो मैदान अब खुला छोड़ गए हैं ईरान के लिए, उसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन और मुस्बत किरदार अदा किया है। अमेरिका और ईरान में डील नहीं हो सकी है, इसकी हम आपको खबर दे रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अपने वफ़द के साथ रवाना हो चुके हैं और बुरी खबर ये है, उनकी जानिब से बताया गया कि अभी तक हतमी मुआहदे पर नहीं पहुँचे और उन्होंने ये कहा कि ईरान यकीन दहानी कराए कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। जेडी वेंस ने ये कहा कि मुआहदे तक ना पहुँचना अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है और 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत भी हुई और जिस तरह से पाकिस्तान ने मुज़ाकरात कराने में अच्छा काम किया, जो नायब अमरीकी सदर हैं जेडी वेंस, उनकी जानिब से ये कहा गया और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया। और ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर इतवार को भी यानी आज के दिन भी चलने का कहा जा रहा था। ईरानी मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो बग़ैर किसी मुआहदे के ये जो दौर है ये ख़त्म हो गया। और इसी पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम लोग इस पर बात भी कर रहे थे और सबकी नज़रें जिस तरह से हमने कहा कि इस्लामाबाद पर थी, मुज़ाकरात पर थी, इस तरीके से मुज़ाकरात का ख़त्म होना, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? जी, हमारा ख्याल में ये मुज़ाकरात आप ये ना समझ लें कि ये कोई मुज़ाकरात फेल हुए हैं या इसमें कोई डेडलॉक हुआ है। और एटलीस्ट ये है कि पार्टीज आपस में बैठ के चीज़ें उन्होंने अपने जो पॉइंट्स थे वो एक्सचेंज किए हैं। आगे देखें कि बहुत पेचीदा सूरत-ए-हाल इसलिए है, 47 ईयर से मिसट्रस्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों ममालिक के दरमियान। और मेरा मानना है दो कोर इश्यूज पे बातचीत यकीनन फंसी होगी। वन इज द न्यूक्लियर प्रोग्राम और सेकंड इज ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, तो वो है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से बातचीत हुई है, एक कई नशिस्तें की हैं और पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया है और तो फिर ऊपर से प्रेशर भी है, डोमेस्टिक प्रेशर भी है और डिट्रैक्टर्स भी दरमियान में, लेकिन उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जब अभी जेडी वेंस वापस जाएंगे तो वो प्रेसिडेंट के साथ बैठेंगे, जो सिक्योरिटी उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी बैठेंगे। उसके बाद देखें तो पॉसिबिलिटी है कि रे ऑफ होप तो एक हमने देखा है उनके स्टेटमेंट में, बातचीत में जेडी वेंस के, और इसमें ये अभी भी बातचीत ये है, देखिए कि हो सकता है कि ये बातचीत जारी रहे और इसको बातचीत को रिमोटली भी हो सकता है और या इन पर्सन दोबारा ये बातचीत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा प्रेशर है। क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई हैं अमेरिका के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, टैरिफ के इश्यूज हमने देखे हैं, फिर 60% लोग इस जंग के मुखालिफ में हैं, 33% ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग आ चुकी है, गिर चुकी है। फिर आपने देखा है मिनेसोटा में जो वाकयात हुए हैं, जो वहाँ पे कैजुअलिटीज हुई थी, फिर नेटो से निकलने के ऐलानात हो रहे हैं और तो इस तरह बाकी दावे भी थे, तो प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा है। तो देयरफॉर रिपब्लिकन की यकीनन कोशिश होगी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई कुछ करके कोई इसको बेहतर तरीके से इसको कोई एंड करे। तो आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप ही की तरह मेरा ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानी जो कि होस्ट थे इन मुज़ाकरात के और सालिस थे, वो सभी के सभी अब भी पुरुमीद हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। क्योंकि अभी ईरानी वफ़द ने गुफ्तगू करनी है और उनकी बातचीत से पता चलेगा कि असल में कौन कहाँ पर खड़ा है। ब्रिगेडियर साहब, पर ये बताइएगा, ये जो मुतालबा रख कर गए हैं
एटमी हथियार ना बनाने का। ओमान में जब मुज़ाकरात जारी थे उस वक्त तो ये न्यूज़ आ रही थी कि तमाम तर मुतालबात ईरानी जो हुकूमत है उस वक्त की वो तैयार थी उसको मानने के लिए। अब क्या तब्दीली आपको नज़र आ रही है जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू मुश्किल हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। देखें, जो मस्कत में बातचीत हुई, फिर जिनेवा में जब बातचीत हुई, ईरानी जो थे जीरो इन्वेस्टमेंट पे तैयार हो गए थे। अब जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि दे अंडरस्टूड, दे थिंक कि उनके ऐश हासिल है इस जंग में, और दे आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और वो ये कहते हैं कि भाई हम जब करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमें एनपीटी के तहत, जो एक इंटरनेशनल कवानीन के तहत हर एक को इसराइल से 3.6% का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम करेंगे। 2015 में भी यही था, ओबामा के साथ जो डील हुई थी, और उस डील में भी 2 साल लगे थे। सो ये पॉसिबिलिटी है, और अभी भी ये रिलैक्सेशन कंसेशन अमेरिका की तरफ से आ सकती है। तो ये आप पॉसिबिलिटी है, सिंस ईरान के देखे इसलिए है कि वो समझते हैं कि उन्होंने वार ऑफ सर्वाइवल जो थी वो जीत ली है और उनको ऐश हासिल है अभी भी, तो देयरफॉर वो भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। तो आई एम स्टिल, इसलिए मैंने कहा कि अभी भी तवक्को की जा सकती है कि ये बातचीत दोबारा रिमोटली भी हो सकती है, इन पर्सन दोबारा, जिस तरह पाकिस्तान ने इनको 79 के बाद लाके बिठाया था, तो ये पॉसिबिलिटी दोबारा भी हो सकती है। ईरानियन डेलीगेशन यहीं पे भी अभी है, तो हो सकता है कि जब वो वापस जाएंगे, रहबर से भी उनकी बातचीत होगी। फिर इसके अलावा जो वहाँ पे उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसीजन मेकिंग, उसमें पासदारान के लोग और वो गवर्नमेंट है, प्राइम प्रेसिडेंट शामिल है, फॉरेन मिनिस्टर भी उसमें शामिल है, मजलिस का स्पीकर है, सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग हैं, वो मिल बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, देन दे कैन डिसाइड कि क्या करना है। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने बात की, हमने देखा कि जो ईरान का डेलीगेशन था उसमें उनकी तकरीबन मेन जो लीडरशिप थी मौजूद थी, या कह सके कि जो फैसला साज थे वो सभी मौजूद थे। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अमरीकी डेलीगेशन की बात करें तो उसमें जेडी वेंस थे जो कि नायब सदर हैं, और इसके साथ साथ जो दीगर 2 किरदार मौजूद थे उनके हवाले से ईरान को ऑलरेडी विटकॉफ और जेरेड कुशनर की बात कर रही हूँ, ईरान को पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके ऊपर, और उनको समझा यही जाता है कि वो प्रो इजराइल है और वो उसी लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर उस तरीके से, या फिर उस लॉबी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मौजूदगी में भी इस तरह से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कोई मेजर जो ब्रेक थ्रू है वो निकल जाए इस मुज़ाकरात में। ये भी एक रीज़न हो सकता है, और ये भी आपकी वाली बात कि जब वो वापस जाए तो वहाँ पर मज़ीद गुफ्तगू की जाए, मज़ीद जो पॉइंट्स हैं उन पर बात की जाए। देखें, इस बात पे बड़ा इत्तेफाक था कि जेडी वेंस के अलावा जो स्टीव विटकॉफ और कुशनर है, क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन शो की थी कि ये इजराइल की बात कर रहे हैं, तो ट्रम्प के जहन में भी ये चीज यकीनन होगी, लेकिन वो अगर इनको इस वक्त रोक देता तो उनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट हो जानी थी। हाँ। कि आपने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, जैसा मसला था। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि हम इसको लेवल ऊंचा करते हैं और जेडी वेंस को भेजते हैं। सो वो उनके प्रॉब्ली दैट वाज द रिक्वायरमेंट। और जेडी वेंस ने जब आ रहे तो उन्होंने कहा था कि मैं गाइडलाइन लेके आ रहा हूँ और उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे या बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ से बहुत सारी क्लैरिटी होगी, चीजें लेके यहाँ से गए होंगे और वहाँ बैठेंगे। तो उम्मीद है कि जंग बंदी भी मेरे ख्याल में इसमें एक्सटेंशन होगी, कोई नए हो सकता है इसमें पॉइंट्स आ जाएं ट्रम्प की तरफ से, फिर ईरान की तरफ से। आप ये देख पा रहे हैं, आपने ये बात की कि यहाँ पर अमरीकी अवाम की जानिब से भी प्रेशर दिखाई दे रहा है और वो प्रेशर ट्रम्प इंतजामिया पर है, लेकिन क्या आपको एक और प्रेशर दिखाई दे रहा है जो जंग जारी रखने पर मजबूर कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल वो तो है ना, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखें कि इजराइलीज भी इसमें है, और दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इस बातचीत के अंदर भी वो एलिमेंट नजर आते हैं कि जो हार्ड लाइनर्स भी होते हैं, आप देखें ना, डिट्रैक्टर्स वो भी शामिल होते हैं। हार्ड लाइनर्स फ्रॉम बोथ साइड्स वो कोशिश करते हैं, और इजराइल की बड़ी कोशिश है। दैट्स वाई ईरान जो लेबनान में किया, इजराइल ने किया ना, वो कोशिश यही कर रहे थे। और अभी देखें, बातचीत का ऐलान किया गया था कि वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल की बातचीत होंगी, अब वो भी खत्म हो गई हैं। तो ये आप पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये यहाँ पे हो सकता है। और हमें तो ये भी चांसेस थे कि इंडिया भी कुछ करेगा, ताहम पाकिस्तानी इस अलर्ट थे तो वो हो नहीं सका। लेकिन इजराइल की बड़ी शदीद ख्वाहिश है, इजराइल पिच करना चाहता है ईरान को अरबों के साथ, ताकि ये आपस में लड़ें, कमजोर हो जाए, वीक हो जाएं, और इसके बाद जो ग्रेटर इजराइल का अल्टीमेट कंसेप्ट है वो ले ले। आज ईरान के लेबनान का 14%
एरिया जो है वो इजराइल के कब्जे में है और उन्होंने ऐलान किया हम एक बफर क्रिएट करने जा रहे हैं। सिमिलरली सीरिया के अंदर जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, जब शरा हुकूमत में आए उस वक्त तो उनका कोई कंट्रोल नहीं था, तो गोलान हाइट्स का मजीद इलाका कब्जा हो चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपेंशन भी करता जा रहा है और इनकी ख्वाहिश है लड़े मरे और इसके बाद उनको मौका मिले तो जो कहते हैं ना बिब्लिकल राइट्स ऑफ द प्रॉमिस लैंड, जहाँ नाइल से लेके यूफ्रेट्स तक वो हमारा एरिया है, तो ये पॉसिबिलिटी अब रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि इजराइल का जो इसमें किरदार है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, डेफिनेटली इसमें इजराइल का किरदार तो है ही है और इजराइल चाहता भी यही है कि ये जो वॉर है ये ना रुके, क्योंकि अगर हम देखें तो अमरीकी सदर के लिए मिड टर्म इलेक्शंस करीब हैं और उनके लिए यही बेहतर है कि ये जंग जो है मजीद तूल ना पकड़े और यही ख़त्म हो जाए। लेकिन इसराइल में भी इलेक्शन होने हैं और नेतन्याहू के लिए शायद ये अच्छा है कि ये जंग चलती रहे और उनकी पोजीशन वहाँ पर स्टेबल रहे। तो इस स्पॉइलर की मौजूदगी में कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है, कितना ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ के बारे में उम्मीद रखना कि ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान ने करवाने की बड़ी कोशिश की है और कामयाब कोशिश की है, क्योंकि आफ्टर 47 ईयर्स दोनों फरीकैन को टेबल टॉक के लिए मुत्तफ़क़ किया, बल्कि आमने सामने बिठाया भी। तो इसमें जो स्पॉइलर की मौजूदगी के रहते ख़तरा तो बरकरार है ना? फिर बहुत है, लेकिन अभी देखें ना टेस्ट है, टेस्टिंग टाइम्स है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। अभी उन्होंने तो खुद भी इलेक्शन लड़ना है और वहाँ अमेरिका में तो सवाल यही उठा रहे हैं ना कि आपका क्या मकसद था जंग में कूदने का, व्हाट अमेरिका वाज ट्राइंग टू अचीव इस जंग से। आपको किसी ने थ्रेट नहीं, नेटो ने तो यही कहा था ना भाई हम आपकी जंग में लड़ने को नहीं आ रहे हैं, कि नेटो को उन्होंने कहा तभी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, हमें किसी ने हमला नहीं किया तो हम क्यों जंग लड़ रहे हैं, आप आए, इजराइल की जंग है। तो यही कंसेंसस पूरे वेस्ट में है, यही कंसेंसस अमेरिका में है, तो ट्रम्प पे बड़ा प्रेशर होगा। अब ट्रम्प ने मिड टर्म इलेक्शंस में जाना है तो वहां पर इनके लिए बड़ा मसला होगा। नेतन्याहू की तो ख्वाहिश है ना प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि अभी अगर वहां पे जंग बंदी होती है तो उसका तो वो तो जेल में चला जाएगा। ऑलरेडी केसेस हैं उधर, वो जुडिशियल वो पार्डन के चक्रों में पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट पार्डन करे वो कर नहीं रहा है, तो इसके लिए तो इट विल बी ऑल ओवर फॉर नेतन्याहू। दैट्स व्हाई वो हर एक में वहां पे गन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जो जेडी वेंस ने मुख्तसर सा खिताब किया है उसमें उनका ये कहना था कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट कम टू एन एग्रीमेंट। इसको हम ये समझें कि ये जेडी वेंस का कहना है कि अभी तक नहीं पहुंचे हैं या बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं हो सका है, वो हतमी तौर पर बात करके चले गए? आपकी पहली बात सही है, उन्होंने कहा कि हम किसी चीज को कंक्लूड नहीं कर सके हैं, तो इसको यह भी दिया है कि हम ये चीजें जारी रख सकते हैं कि फर्दर इसमें डिस्कशन हो सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना पीछे इनके पास में ऐसे मिसालें मौजूद है जिसमें ये चीजें कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था 2015 वाला हुआ था जो जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, 2 साल लगे थे उसको करने में। तो ये अभी यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मजीद बातचीत होगी और क्लैरिटी आएगी तो चीजें एडजस्ट हो सकती हैं। और मेरे ख्याल में आप देखें ना प्रेशर भी इतना है, डोमेस्टिक भी है, पब्लिक कंजम्पशन का है, आपने बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपने अंदर बातें डिफरेंट समझे कि अमेरिका ने अपनी जो रेड लाइन है या डेड लाइन है वो बता दी है, लेकिन हम अभी भी एक ग्रीन सिग्नल की उम्मीद बाकी रखे हुए हैं। हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा और अब जो बॉल है वो ईरान के कोर्ट में है। हाँ बिल्कुल, देखें उन्होंने धमकी कोई नहीं दी, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है और इस चीजों पे बातचीत में मजीद आगे बढ़ सकते हैं। और सिमिलरली ईरान ने अपने पॉइंट्स बता दिए हैं कि हम ये चाहते हैं, तो ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। आप देखें ना ओमान वाली बातचीत भी थी को आप पहले देखें मस्कत में हुई, फिर ओमान में हुई, फिर उसको फर्दर उन्होंने आगे लेके जाना था। तो सिमिलरली आपने जिस तरह बात की 47 ईयर्स का जो मिसट्रस्ट है, डिफरेंसेस हैं और बड़े सीरियस मसले हैं। देखें मसला खाली इट इज नॉट बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, ये पूरे खिते की बात है। जिस कंट्रीज का इसमें कंसर्न्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, उनका इंटायर जो समझ ले कि रेवेन्यू डिपेंड करता है, आप उनके एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट्स है इट इज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अमेरिकन समझते हैं कि वो हमारे एलाइज हैं तो उनका इंटरेस्ट उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अभी आप देखें कि जब से पाकिस्तान ने ये लीड रोल हासिल किया, पाकिस्तान में फैसिलिटेशन की, पूरी दुनिया में अभी आपने देखा होगा तमाम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, मजीद होना चाहिए।
और इसको सेटल करना चाहिए। आप यूरोपियन लीडर्स भी एक्टिव हो चुके हैं, रशिया की तरफ से भी देखिए स्टेटमेंट आई है, चाइना की तरफ से भी आई है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, आल्दो हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प के रेटरिक्स पे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है इसके तो बाद उनकी तरफ से बगेड़ी साहब क्या पैगाम देंगे कौम को और अक़वाम आलम को? यकीनन हमें उम्मीद रखनी चाहिए और यकीनन बातचीत अच्छी तरफ उस पर जाएगी और देखें कि ये एक अच्छा मौका है और ट्रम्प इससे भी पीछे नहीं हट सकता है, उनके लिए मसाइल हैं। और इसी तरह ईरान के लिए भी, ईरान में जो डिस्ट्रक्शन हुई है, देखें ना कि जो स्कर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है, जो लोग जितने लोग मारे गए हैं, तो मेरा ख्याल में बहुत डिस्ट्रक्शन है। और जिस तरीके से मजीद जो इनके प्लानिंग थी, ऑलरेडी सैंक्शन से ईरान पे इतने लगे हुए हैं अभी, और मजीद इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो देयरफॉर रियलाइजेशन होगी, लेकिन देखें गिव इन करने के लिए वो हर एक सोचता है कि मैं कैसे करूं हर चीज के लिए, लेकिन होगा ये अल्टीमेटली कुछ लो कुछ दो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि प्रेशर वाकई बहुत है, तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी भी होती है, कुछ डोमेस्टिक मैसेजेस भी होते हैं जो दिए जा रहे होते हैं इस तरह की सिचुएशन में? क्योंकि हमने देखा एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे, एक तरफ ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप के भी कुछ इस तरह के बयानात चल रहे थे, ईरानी जो सरकारी मीडिया है वहाँ पर भी कुछ इस तरह के बयानात चल रहे थे, तो ये एक स्ट्रेटजी भी होती है? बिल्कुल होती है। अगर आपको याद हो कि आगरा टॉक्स जब हो रहे थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ वहाँ पे गए थे, तो इसमें पाकिस्तान और इंडिया की चीजें ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी। वहां पे आके एल.के. अडवाणी साहब ने और पीछे जो बीजेपी वाले थे उन्होंने प्रेशर डाला और उसको सारा को फेल कर दिया था। तो ये पॉसिबिलिटी से आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बातचीत चल रही होती है तो आप तवातर के साथ अपनी लीडरशिप को ऑन बोर्ड रखते हैं कि अब ये बात हो रही है। ब्रेक जब होती है तो इसमें आप कंसल्टेशन भी होती है। तो दैट्स वाई देखें कि बहुत सारी चीजें होती हैं, और क्योंकि इन पर्सन अभी बैठे नहीं होते हैं आप अपनी लीडरशिप के साथ, तो आप एक अंदाजा के साथ और वो एक व्यू पॉइंट उसी को लेके आगे चलते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली देखें कि जी और पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है दोनों ममालिक की तरफ से। ईरान में तो देखें ना कि एक ऑलरेडी आपने जंग मसलत की है, डिस्ट्रक्शन की है, तो वहां पर जो ज्यादा सख्त मौकफ लोगों का है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के अगेंस्ट, ऐसा अमेरिका की तरफ से नहीं है। वहां पे उनके जो हॉक्स बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, उनका ज्यादा सख्त एटीट्यूड है एज कम्पेयर टू इंडिया, अमेरिकन जो अवाम है। तो इसमें दोनों में फर्क पड़ता है, लेकिन हो सकता है जब ये टेबल पे बैठेंगे तो मजीद चीजें होंगी, क्योंकि लोग अभी डिफरेंसेस की बात करते हैं। मार्को रूबियो की डिफरेंट अप्रोच है, जेडी वेंस की डिफरेंट अप्रोच है, पीट हेगसेथ कुछ और कहता है। सो मेरा ख्याल में जब इन पर्सन बैठ के डिस्कशन होगी तो फिर मेरा ख्याल में कोई ना कोई होपफुली चीजें बेहतर हो। चलिए होपफुली इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नाउमीदी जो है, मायूसी नहीं फैलनी चाहिए, बल्कि उम्मीद का दामन हाथ से जाना नहीं चाहिए, पकड़े रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुज़ाकरात अभी भी किसी बेहतर जानिब गामजन हो सकते हैं। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, 21 घंटे जारी रहे, और उसके बाद जेडी वेंस जो है नायब अमेरिकी सदर, उनकी जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि बुरी खबर यह है कि अभी तक हतमी जो मुआहिदा है उस पर नहीं पहुँच सके, और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। इसके साथ साथ उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस ईरान के सामने रख दिए हैं, अब फैसला उन्होंने करना है। यानी कि इन मुज़ाकरात को अगर हम ये कहें कि ये बिल्कुल ही बेनतीजा ख़त्म हो गए तो ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों साइड्स जो हैं वो लचक दिखाने के लिए तैयार थीं और वो प्रिपेयर थीं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये सफारती कोशिश की कि दोनों ममालिक को 47 साल करीबन इसके बाद जो है टेबल टॉक के लिए आमादा किया, ना सिर्फ आमादा किया बल्कि बिठाया भी, और पाकिस्तान ने दोनों को होस्ट किया। और इस सिचुएशन में हमें ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच है वो रखनी चाहिए। उसी लिहाज से इन मुज़ाकरात की चीज़ों को भी देखना चाहिए कि ये आगे पॉजिटिविटी भी मज़ीद दिखाई जा सकती है। जिस तरह से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने इनको होस्ट किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे कहने पर यहाँ तक आए, और एक्सपेक्ट अब ये कर रहे हैं कि अब ये इंपॉर्टेंट भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान जो जंगबंदी माहिदा है, जो सीज़ फायर माहिदा है, उसको बरकरार रखें, और इसी सारी सिचुएशन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल, और दो ही मुख्तसर से जो हैं खिताब किए गए हैं। एक जेडी वेंस की
जानिब से, दूसरा इसहाक डार साहब की जानिब से। इसहाक डार साहब की अगर बात करें तो इंतहाई मुख्तसर सा खिताब था जिसमें उनका ये कहना था कि वो ईरान और अमेरिका के शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान की दावत पर आए और उन्होंने मुज़ाकरात का ये अमल आगे बढ़ाया। बेनतीजा ज़रूर हुआ, लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों फरीकैन मौजूद थे, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, सालिस था, जिस पर पाकिस्तान अब उनका शुक्रगुजार है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि फरीकैन जो सीज़ फायर का मुआहदा है, जो कि 2 हफ्ते तक जारी रहने का मुआहदा किया गया था, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके थे कि 2 हफ्ते तक सीज़ फायर रहेगा, और उसके बाद जो बयान आए उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी तबसरा करेंगे। लेकिन सीज़ फायर 2 हफ्ते तक के लिए महदूद रखा गया था, लेकिन अब तक हम पहले हफ्ते में ही हैं। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि वो ये उम्मीद करते हैं कि सीज़ फायर जो है वो बरकरार रहेगा दोनों फरीकैन की जानिब से। तो ये 2 अहम बातें थी जो उन्होंने अपने खिताब में कही। इसके अलावा जेडी वेंस जो उन्होंने एड्रेस किया जाने से पहले, रुखसती से पहले, उनका ये कहना था कि बदकिस्मती से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे और हतमी तौर पर मुज़ाकरात की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि वो एग्रीमेंट पर किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके हैं और 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात होते रहे और उसमें पूरी कोशिश थी, वो नेक नियति से इसमें शामिल थे, उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी मुआहदे पर पहुंचा जा सकता। जी हाँ, और 22 तारीख को जो सीज़ फायर है उसका आखिरी दिन है, यानी 10 दिन अभी भी बाकी हैं। इसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी हो। अब वो मुज़ाकरात का दूसरा दौर क्या फिर से इस्लामाबाद में होगा या फिर किसी और म्यूचुअल वेन्यू पर डिसाइड किया जाएगा? मुज़ाकरात होंगे भी दोबारा या नहीं होंगे? दूसरा दौर मुज़ाकरात का होगा भी या नहीं होगा? ये सब क्या असर आई हैं, ये सब सवालात हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं। अभी अगर कुछ देर में, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि जो ईरानी डेलीगेशन है उसने भी एक प्रेस ब्रीफिंग देनी है, उस ब्रीफिंग से मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जेडी वेंस अलबत्ता एक प्रेस ब्रीफिंग देने के बाद जो उनके हमरा अमरीकी वफ़द आया था वो अमरीका रवाना ज़रूर हो गए हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर तारीफ़ की पाकिस्तान की कि उन्होंने मुज़ाकरात कराने में बहुत अच्छा काम किया और मुज़ाकरात में दोनों फ़रीक़ैन की मौजूदगी को उन्होंने यकीनी बनाया। और इसके साथ साथ जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू एटलीस्ट कराया कि दोनों फ़रीक़ैन को टेबल टॉक के लिए आमादा किया और दोनों फ़रीक़ैन को आमादा करने के साथ साथ जो मुज़ाकरात की मेज़ है वहां तक भी लेकर आए। इसी पर मजीद गुफ्तगू भी हम करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जो 21 घंटे तक जारी रहे, उसके बाद ख़त्म हो गए और जो नायब अमरीकी सदर हैं जेडी वेंस, उनके हमरा जो वफ़द था उन समेत अमरीका वापस रवाना हो गया। इसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस तरीके से मुज़ाकरात ख़त्म हुए और जेडी वेंस ने ये कहा कि किसी भी मुआहदे के बग़ैर ही ये मुज़ाकरात अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गए हैं, तो क्या हम ये इस चीज़ के लिए होपफुल रहे कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ेज़ 2 भी होगा? क्योंकि आखिर में इशारतन उन्होंने ये कहा कि हतमी पेशकश हमने ईरान को दे दी है, देखना अब ये है कि ईरान कबूल करता है कि नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो अब हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, वॉकिंग अवे फ्रॉम द टेबल, तो वो स्ट्रैटेजी मैं समझती हूँ अमेरिका ने अपनाई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस निगोशिएशंस को 21 घंटे भी दिए और बहुत इंटेंस मेरे ख्याल है कॉन्वर्सेशंस हुई होंगी। आपको देखा कि आखिर में हमारे पास ये खबरें आ रही थी कि ये जो बातचीत हो रही थी ये ट्राइलेटरल हो गई थी, यानी पाकिस्तान भी टेबल पर था और जो डिफरेंसेस हैं शायद उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला था, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी। समझिए कोई 20-22 साल से एक स्टांस है जो जमा हुआ 79 के बाद अमेरिका और ईरान समझिए फेस टू फेस थे, तो हम लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस जो वाइब बनी थी, जो हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस थे, जो प्रेस का इंटरेस्ट था, तो हम सब की भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हो गई थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी किस्म का कोई डिक्लेरेशन आ जाएगा। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा ओपन एंडेड अमेरिका ने भी छोड़ा है और ईरान की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आया है उसमें भी कहा है कि और बातों पर कंसेंसस बिल्ड हो गया था,
जो न्यूक्लियर अफसरदगी थी यूरेनियम की, वहाँ शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। जेडी वेंस ने भी ये कहा कि हम आज, कल या 2 साल बाद ये इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू करे या कर सके। और जाहिर है कि अब ईरान जो है वो अपनी स्ट्रैटेजिक सोवरेनिटी को शायद ज्यादा हेवीली गार्ड कर रहा है। तो मेरा ख्याल है जो सो कॉल्ड इमीडिएटली आपके पास डिक्लेरेशन नहीं आया, वो इसकी वजह बना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का तो कोई जिक्र भी नहीं हुआ। तो आई एम होपिंग कि बैकडोर डिप्लोमेसी कंटिन्यू करेगी और कुछ कंसेशंस बैक एंड फोर्थ होंगे तो सूरत हाल आगे बढ़ेगी। दोनों की डॉक्टर साहब, कितनी पुरुमीद होना चाहिए हमें इन मुज़ाकरात के अमल से अब, क्योंकि जेडी वेंस साहब जिस तरह से मुख्तसर सा खिताब करके गए हैं, उसमें कुछ लोग उसे सुनने के बाद मायूस नज़र आते हैं, कुछ लोग जो है पुरुमीद हैं कि अभी तो हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि बॉल जो है वो ईरान की कोर्ट में है। कितनी पुरुमीद है आपके अभी भी ये जो मुज़ाकरात का तसलसल है वो बरकरार है? देखिए, नॉन एग्रीमेंट जो है वो अच्छी चीज है। नॉन एग्रीमेंट का मतलब ये है कि दोनों ने खत्म नहीं किए हैं, फौरी तौर पे किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे। दोनों के डोमेस्टिक ऑडियंस हैं। ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए अपने लोगों के साथ, अमेरिका को भी चाहिए। अमेरिका डज नॉट वांट टू अपीयर एज अ स्टेट जिसने हर बात मान ली और वो वॉक अवे कर गया। तो मेरे ख्याल है अभी मैं इसको पॉज समझ रही हूँ कॉन्वर्सेशंस में। बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रहेगी और देखिए जी, जंग किसी के भी हक में नहीं है। और क्या फॉर एवर वॉर, क्या इवेंचुअली तो निगोशिएशंस ही होते हैं ना। जो मेरा वाहिद खदशा है वो ये है कि इजराइल इससे एम्बोल्डन होगा और सीज फायर की वायलेशन इजराइल ना कर दे यूनिलैटरली। तो वी आर होपिंग कि सीज फायर होल्ड करे। ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि दोबारा जंग की शुरुआत ना हो, और सीज फायर ही अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो भी यही कह रही हैं कि ज़रूरी ये है कि दोनों फरीक़ैन अभी पासदारी करें सीज़ फायर की, और अगर ऐसा नहीं होता तो सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और ज़बान ज़द आम है इस वक्त जो कुछ हुआ है, कोई भी डल मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। और जब भी दिन का आगाज़ होता है एक नई ब्रेकिंग, एक नए ब्रेक थ्रू की उम्मीद से होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अब अनएक्सपेक्टेड भी हुई हैं। जेडी वेंस जो कल पाकिस्तान पहुँचे थे, आज वापस भी रवाना हो चुके हैं। हमने देखा कि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया गया, 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए और कोशिश की गई कि कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए। लेकिन अब जेडी वेंस जो अपना खिताब करके गए हैं उसमें उनका ये कहना था कि हम जो है बदकिस्मती से किसी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for यानी कि किसी भी मुआहदे पर नहीं पहुँचे, और बुरी खबर उन्होंने कहा ये है कि कोई हतमी मुआहदा जो है वो नहीं हो सका। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं ये जो सिचुएशन है, हम सब बड़े होपफुल थे कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर हो जाएगा। जिस तरीके से 47 ईयर्स के बाद ये दोनों फरीक़ैन एटलीस्ट मुज़ाकरात के लिए माने थे और पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। स्टिल वी आर होपफुल, क्योंकि जेडी वेंस ये कहकर गए हैं कि उन्होंने हतमी पेशकश दे दी है। अब ईरान देखना है कि इस चीज़ को कबूल करता है या नहीं कबूल करता है, यानी कि अब बॉल जो है वो ईरान की कोर्ट में है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक 3 चीज़ें मेरे हिसाब से बड़ी अहम है जो ज़रूरी है कि आवाम तक कोई पहुँचाई जाए। एक तो जो नेगोशिएशन है, स्पेशली डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन इन अ हॉट वॉर, एक प्रोसेस है। आई थिंक मलिया लोधी साहब पुरानी डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कल ये बात की। ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। आई थिंक हम लोग ये बात करते रहे कि आप ऑन करेंगे और चीज़ें ऑन हो जाएंगी, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएंगी। दिस कीप्स हैपनिंग। एक तो ये नॉर्मल प्रोसेस।
नंबर 2, पाकिस्तान शुड नॉट बी डिफेंसिव एट ऑल। हमारी टोन भी डिफेंसिव नहीं होनी चाहिए। हमारा काम था कि अमन के लिए इकट्ठा करना। एक हॉट वॉर में आपने इंटरवीन किया एट वेरी हाई रिस्क, और उसके बाद क्रेडिबिलिटी ये है कि अमेरिका ने भी एग्री किया, और ईरान के कुछ जर्नलिस्ट कहते थे कि अगर पूरी दुनिया में इस वक्त देखें, आई थिंक 200 के करीब ममालिक हैं, इससे ज़्यादा, और स्टेट्स, तो पाकिस्तान वाज द ओनली वेन्यू जिस पर ट्रस्ट किया है। सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट जो पाकिस्तान का इमेज बना है पिछले 48 आवर्स में अक्रॉस द ग्लोब। वी कैन फील इट हेयर इन इस्तांबुल। आप जापान से ब्राज़ील चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ऊपर से शुरू कर दें रशिया से श्रीलंका। तो आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान प्रोवाइडेड द एवेन्यू, और ऑल्सो बड़ी साफ नीति के साथ, और ऐसे ऐसे सेंसिटिव मामला के जो आपको पता है, जो गल्फ के अंदर गल्फ है, क्रॉस द गल्फ, वो कितनी ज़्यादा है, हमारे तरफ दोनों तरफ दोस्त हैं। तो पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट की, अभी भारतीय मीडिया कह रहा था कि द वे दे ब्रॉट दिस डेलीगेशन ईरान का, जिसमें खुदा न खास्ता एफर्ट की जा रही थी इजराइल की तरफ से कि सबोटाज किया जाए, और इवन भारत में भी आई डोंट नो, आपने वैसे खुद ही मेंशन कर दिया, लेकिन अब एक बड़ा जो सवालिया निशान है कि अभी उनको वापस भी ले जाना है। ये इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। पाकिस्तान के देखें, भारत हैरान हो रहा है कि हाउ कुड दे एस्टैब्लिश एन एयर कॉरिडोर इन द गल्फ रीजन। बेसिकली तो हॉट वार वहां पे हो रही, तो ये कैपेबिलिटी है, और कोई इसमें वो नहीं है, हमने एक जिम्मेदारी उठाई तो इस पर करेंगे। तीसरी चीज मेरे ख्याल में है कि जो सागडार साहब की बात से लगा कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और उन्होंने तजावीज़ छोड़ दी हैं, विच इज अ सिल्वर लाइन। उनका तो 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी, और ये जो है आगे शायद चलेगी। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डोमेस्टिक ओपिनियन होता है या उनकी गवर्नमेंट, जड़ी मैंने कहा, जब हमने फिर 12 दफ़ा कंसल्ट किया, कॉल्स हुई व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ भी, और बाकी जो टीम थी, फिर हॉक्स बैठे हुए हैं, और आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी सुपर पावर है, तो आपके ख्याल में 21 घंटे में दे विल जस्ट एग्री टू बिकॉज उनको इस्लामाबाद बुलाया गया। इट्स अ प्रोसेस जिसमें चीजें दोनों तरफ जा सकती हैं। बाकी इन्होंने वे खुद करना है। मैं भारत को भी परसों से कह रहा था कि आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि दिस पीस टॉक शायद पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। भाई गैस की लाइनें तो आपकी लगी हुई है ना, हमने देखा है कि वहां पे जो है लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज से शहरों गाँव की तरफ, पोपले जला रहे हैं। दिस इज नॉट रिटोरिक, दिस इज हैपनिंग। और गोदी मीडिया फिर भी लगा था, एक जनरल वहां पे था, मेजर जनरल रिटायर्ड, ही वाज सेइंग कि जी मैंने अपने बेगम कहा कि राम करे ये मुज़ाकरात ना हो तो नाकाम। जस्ट लुक एट द माइंडसेट, आप करते रहें, यू कीप सफरिंग। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज प्लेड अ हिस्टोरिक रोल, और ये जो स्टार्ट है आई थिंक नेगोशिएशंस का। फिर आप देखें हार्डन पोजीशन है, ईरान की अपनी ग्रीवेंसेस हैं, उन पे हमला हुआ है, शहादतें हुई हैं, उनके जहाज में आप देखा बच्चों के तस्वीरें और बैग लेके आए हुए थे। सो देयर इज अ कमिटमेंट टू द नेशन। दूसरी तरफ एक सुपर पावर है जिसमें एरोगेंस भी है, जिसके अपने स्टेक्स हैं, nobody like to show weakness। तो मेरे ख्याल में एक प्रोसेस है, उम्मीद जरूर रखें, लेकिन अल्टीमेटली वी शुड नॉट बी डिफेंसिव कि हमने कोई ठेका लिया हुआ है कि जी अमन कराना है। मेरे ख्याल में अगर फाइनली दे वांट टू फाइट तो लेट इट, फिर लड़ लें, फिर डिसाइड कर लेंगे। पहले जिस तरह फैसला हो गया है, लेट द एंटायर वर्ल्ड सफर। ठीक है। अच्छा बिगड़ी साहब, दुरुस्त आपने बात की है कि इतने हाई रिस्क ये मुज़ाकरात थे जिनको पाकिस्तान ने होस्ट किया, और डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी थी, तो दोनों ने ट्रस्ट किया पाकिस्तान के ऊपर। अब जो इसहाक डार साहब ने बात की है, हम बीइंग ए मीडिएटर यही चाह रहे हैं कि जो सीज़ फायर है, जिसमें अभी भी 10 दिन बाकी हैं, 22 तारीख तक ये सीज़ फायर रहना है, तो इसके दौरान जिस तरह से इसहाक डार साहब ने कहा कि ये अब ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान दोनों सीज़ फायर माहिदे पर बरकरार रहें, तो आपको क्या लगता है कि कोई इन मुज़ाकरात का फेज़ 2 भी हो सकता है? इवन अगर इस्लामाबाद में होता है या यहाँ नहीं तो कहीं और, कोई फेज़ 2 भी हो सकता है? ये इसमें आई थिंक 3 सिनेरियोज पे कल भी मैंने बात की थी, और आई स्टिल स्टिक टू दैट। एक तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी, सुबह सिग्नेचर हुए थे, अनाउंसमेंट हुई थी, मतलब ये एक लेट्स से पॉजिटिव होप है। दूसरा था कि मिनिमम ये है कि जो सीज फायर इसको एक्सटेंड किया जाए और बातचीत जारी रहे, 6000 एक हार्डन स्टार, फिर आयरन आउट किया जाए उसके दौरान, और इसके अंदर शिपिंग भी चलती रहे और दुनिया का कारोबारी जिंदगी भी। आई थिंक आतिफ मियां साहब ने परसों भी ट्वीट किया था, ही इज एन इकोनॉमिस्ट यूएस, पाकिस्तानी अंदाज़ात है कि $3 ट्रिलियन का फायदा हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी को विद 1 ट्वीट एंड फॉलो अप जो 48 घंटे थे। सो एक तरफ ये है कि आपने अगर लेट्स से, एंड आई थिंक बोथ साइड शुड आल्सो रिमेंबर, मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि आपके झगड़ों की वजह से वर्ल्ड कांट रिमेन फ्रोजन, कि जी अभी बस बर्फ में चले जाएं और इंतजार करें,
यू हैव टू डिसाइड, अपने इंटरेस्ट को भी देख लें, बाकी जो ग्लोब है इट विल कीप मूविंग, दे विल फाइंड अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसमें चाइना का इंटरेस्ट है, रशियन फेडरेशन का है, तो मेरे ख्याल में जो एक मिडल वे है कि शायद जो है अभी जाके वहां पे बातचीत हो और फिर एक सेकंड दौर शुरू हो और कंटिन्यू हो, तो होप जरूर रखनी चाहिए। स्टेक्स आर वेरी हाई इफ दे वांट टू अडॉप्ट वॉर, जो है साफ ज़ाहिर वॉर भी एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, बट प्रेसिडेंट ने कहा था कि इट इज पॉलिसी बाय अदर मींस है, तो ठीक है कर ले। अभी पाकिस्तान अगर फाइटर का भी किरदार अदा करना है कि हमने आगे बजानी है, तो भाई इतना स्टेमिना हमें नहीं है, वी कैन ब्रिंग द पीपल, वी कैन मेक द एवेन्यू अवेलेबल, बाकी इंटायरली अप टू द लीडरशिप। और मुझे उम्मीद है इस तरह जेडी बैन साहब कह रहे हैं कि एक ऑप्शन है कि चीजें शायद आगे कंटिन्यू करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वाजे क्यों नहीं हो पाता? ना हमें ये वाजे हो सका कि जंग के मकासद क्या थे, ना ये वाजे हो सका कि अभी अब नए हुरमज़ खुलवाने की कोशिश की जा रही है या फिर एटमी जो हथियार हैं वो रोकने की कोशिश की जा रही है, या फिर रजीम चेंज करने की बातें की जा रही थी। तो आपने तो पहले भी देखा है कि जब ईरान इराक वॉर थी उस दौरान भी इन्होंने इराक जो वॉर थी शुरू होने के बाद जो रजीम था वो और पुख्ता हो गया था, वो और सॉलिडिफाई हो गया था, और इस वॉर के दौरान भी हमने देखा कि वो मज़ीद पुख्ता हो गए हैं, मज़ीद सब लोग जो हैं इकट्ठे हो गए, ईरानी अवाम एक बैनर तले आ गई। तो ये तो जो अहदाफ अचीव करने के लिए कह रहे हैं उसमें तो मज़ीद बिगाड़ पैदा हो रहा है, और उसमें ये जो एटमी हथियार बनाने की बात है उसमें भी बिगाड़ पैदा हुआ, क्योंकि ओमान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो तो इस नहज पे आ गए थे कि ईरान एग्री कर गया था। आई थिंक जो वॉर है उसका देखो उसकी अपनी टोन और उसका एक उसकी ट्रैजेक्टरी होती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। मसलन इस पे हमने आई थिंक बात की थी एक्सप्रेस पे भी कि एम्स क्या थे, और लिटरली मुझे लगता है खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी लेट्स से दे वर कंफ्यूज्ड अबाउट इट। अभी लास्ट पे वो कह गए शायद एक स्टिकिंग पॉइंट था न्यूक्लियर मटेरियल का, विच आई कंसिडर इट ऑलमोस्ट नॉनसेंस। 450 किलोग्राम से क्या कर लेंगे, और ईरान को भी एक एडवाइस है कि अगर आपने बनाना था तो बना लेते, मतलब आप 47 साल से 450 किलोग्राम तक आप पहुंचे हैं, तो इट वॉज बेटर टू शेड इट। मतलब पाकिस्तान का आप देख रहे, जब हमने डिसाइड किया घास खाया, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाया एंड वी डिड इट, ठीक है। या फिर ठीक है आप भी 200 किलोग्राम लेके बैठे रहते और मार खाते, तो एक तरफ हो जाते। मतलब दिस इज अ स्लाइटली हार्ड कमेंट, लेकिन एक पॉइंट है। बाकी देखें इसकी हिस्ट्री में बड़ी मिसालें हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में थोड़ा मैं टाइम लूंगा, ये एलाय थे जी जी, यूएस और रशियन जो सोवियत यूनियन था, आपको याद होगा, मिलकर उन्होंने हिटलर को मारा, और एंड पे क्या निकला, कोल्ड वॉर शुरू। और चर्चिल ने कहा था कि वी वन द वॉर बट लॉस्ट द पीस। तो देखिए ये हो जाता है, बिकॉज वॉर की अपनी डायनामिक्स है। अमेरिका ने किस तरीके से इसको शुरू किया, somebody commented on being useless अफगानिस्तान के बारे में कि अमेरिका ने कोई $2 ट्रिलियन लगाए, 18 साल लड़ाई लड़ी टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान 2। तो देखें दिस इज ये रियलिटीज हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि या तो इफ यू आर सो पावरफुल के और इतनी क्लैरिटी ऑब्जेक्टिव की कि आपको एंड तक नजर आए, दैट्स व्हाई जो स्ट्रेटजिस्ट हैं या लीडरशिप है उनको एंड स्टेट क्लियर होनी चाहिए कि हम किधर ले जा रहे हैं। बट वॉर हमेशा कहते हैं कि अपने ही वो उसकी डायनामिक्स होती है, अपनी ट्रैजेक्टरी, बिकॉज क्लैश ऑफ विजन 2 पार्टीज के दरमियान या 3 पार्टीज के दरमियान। तो आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है ईरान ने, इट वाज टोटल सरप्राइज फॉर दैट। तो ये चीजें आई थिंक, एंड यू कैन नॉट फाइट द प्रीवियस वॉर, अगली लड़ाई किसी और तरीके से होगी। तो आई थिंक दिस शुड बी, भारत ने भी तो करके देखा था ना जी, बड़े जोरों शोर के साथ आए थे, पर क्या हुआ है कि दिस इज द स्टेज ऑफ द अचीव, राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी ऐसा होगा कि बराह रास्त मुज़ाकरात अगर नहीं भी होते, कोई फ़ेज़ 2 अगर नहीं भी होता, क्योंकि जिस तरह हम बात करें कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया, पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले कर दिया मीडिएटर का, अब दोनों फ़रीक़ैन पर मुनहसर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी चलने के भी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरीके से ही कुछ निगोशिएशंस हो जाएं। और आपने जिस तरह से पहले कहा था कि कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कुछ डोमेस्टिक मैसेजेस होते हैं जो डोमेस्टिक प्रेशर को टैकल करने के लिए दिए जाते हैं, तो वो भी साइड बाय साइड दिए जा रहे थे। देखिए नेगोशिएशन की लिटरली पूरी साइंस है। अभी हम लोग भी आज के रिसर्च में यही पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग भी, मतलब ठीक है किताब को लोग अहमियत देते थे, आई थिंक थ्योरीज पे कुछ ना कुछ लोगों ने साफ 2-2 साल हो गए ये चीजें बनी हैं। नेगोशिएशन का एक प्रोसेस है, स्पेशली वॉर टाइम नेगोशिएशन। उसमें एक तो ये था कि पहले था कि आपने उसको पानी डाल के ठंडा करके देन यू पुट देम, समबडी हैज टू पुट देम ऑन अ टेबल। फिर जो है एक प्रोसेस में आपकी बातचीत होगी आमने सामने बैठ के, देन यू टेक योर रिकमेंडेशन टू योर गवर्नमेंट्स। साफ ज़ाहिर है इसके अंदर वो चले गए, डोमेस्टिक प्रेशर भी है, पॉलिटिकल भी देखना है। और सियासतदानों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सियासतदान एट टाइम वुड बर्न हिज हाउस जस्ट टू स्कोर द पॉइंट्स। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पॉलिटिक्स, लेकिन ये होता रहा है।
कि आप अपना घर जला देंगे लेकिन आप अपनी सियासत के लिए और बल्कि नेगोशिएशन में एम्प्लॉय के पहले वो देखता है कि मेरा क्या फायदा है। तो लुक एट लेट्स से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मिलेनिया की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, इट्स अ ह्यूज वहाँ पे एक गड़मस मचा हुआ है। फिर आपने कंसल्ट करना है एंड देन स्पेशली हॉट वॉर में इट विल टेक अ व्हाइल, फिर एक शायद और राउंड हो, आयरन आउट की जाए एंड देन एक रेटिफिकेशन भी होनी है। ये डील तब तक नहीं होगी जब तक ईरान की असेंबली और यूएस की कांग्रेस को लेट्स से स्टैंप नहीं करती। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, ये जरूर है कि इफ दे एग्री कि जी सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाए और उसके दौरान जो है आप ये करें तो ये एक बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज देयर आर चांसेस कि खुदा ना खास्ता दे रिजॉर्ट टू वॉर अगेन, which will I think will be very very devastating for the region. Right. ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिया पेश किया और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अभी जो पहली उम्मीद है वो यही है कि किसी न किसी सूरत जो सीज फायर है वो बरकरार है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, जिनको होस्ट किया पाकिस्तान ने और 21 घंटे तक जारी रहे ये मुज़ाकरात। फिर उसके बाद ये इस तरह से ख़त्म हुए कि जो नायब अमेरिकी सदर हैं जेडी वेंस, उनकी जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छी खबर ये है कि संजीदगी से ईरानी क़यादत से बात हुई और बुरी खबर ये है कि अभी तक हतमी मुआहदे पर नहीं पहुँचे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने हतमी पेशकश ईरान को दे दी है, अब देखना ये है कि ईरान इस पर क्या डिसाइड करता है, यानी कि बॉल जो है वो ईरान की कोर्ट में है और देखना यह है कि ईरान उन सब कंडीशंस को मानता है, जो निकात हैं वो उनको मानता है या नहीं मानता। अली और हिना, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम फाइन। खालिद साहब, अभी डेवलपमेंट्स जो हैं यके बाद दीगरे सामने आती चली जा रही हैं और उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ईरान की जानिब से बताया जा रहा है कि जो गुफ्तगू जो है वो हो रही थी और इस पर मुफादात पर बात हो रही थी। अमेरिका अपने मुफादात पर बात कर रहा था, ईरान अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर बात कर रहा था। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह हुई जिसकी वजह से जेडी वेंस वापस चले गए और कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका? अली देखिए, ये मुज़ाकरात उन ममालिक या उन फरीकैन के दरमियान हो रहे थे जो तकरीबन समझे 48 घंटे पहले एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे, एक दूसरे के पावर स्टेशंस को टारगेट कर रहे थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहे थे। एक तरफ एक सुपर पावर थी बैक्ड बाय इजराइल, एक तरफ एक दूसरा मुल्क था जो ज़ाहिर है 47 सालों से अंडर सैंक्शंस है और वो अपने सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहा था। ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब इतने ज्यादा डाइवर्जेंट आपके ख्यालात हों, आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हों, तो फिर इनको कन्वर्ज करना भी इतना आसान नहीं होता। मैंने पहले दिन भी कहा था कि पाकिस्तान की जो कोशिश हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो बहुत अप्रिशिएबल है। दुनिया ने उसको न्यू रिकग्निशन दी है, हमें एक नया स्टेटस मिला है दुनिया में कि हम पीस ब्रोकर भी हो सकते हैं। हमें तो कुछ और कहा जा रहा था हिंदुस्तान की तरफ से, हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है, हम पीस लिविंग नेशन है। तो आई थिंक पहले तो वहां से शुरू करें। जब इनको बिठा दिया, एक जहन में ये रखिएगा कि एक तरफ जैसे मैंने कहा एक सुपर पावर है और वो सर्वाइवल की, दूसरी तरफ एक जंग है। सुपर पावर को ये जोम होता है कि मेरे पास इतनी माइट है, मेरे पास इतने जहाज हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अमेरिका ने जाहिर है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की ईरान की, मिलिट्री की भी, सिविक फैसिलिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत ज्यादा नुकसान उठाया ईरान ने, नो, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन फिर इतने बड़े मुल्क जो सुपर पावर को मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी एक अपने लिए बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने एक कॉन्फिडेंस अचीव किया, उन्होंने एक न्यू मोरल उनको मिला, उनको पता कि उनकी लीवरेज बहुत अच्छी है नेगोशिएशन बार्गेन की, उनको मिली। मैं एक्सप्लेन करता हूँ लीवरेज को। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि हमारी एक लेथैलिटी है एनिमी को हिट बैक करने की, और जो उन्होंने बड़ा इफेक्टिव तरीके से अपनी टारगेटिंग की, स्पेशली इजराइल के खिलाफ। अब जो ये जो रेलेवेंस मिली है या न्यू बार्गेनिंग मिली है, वो उनको ये मिली है कि ईरान को महसूस हुआ कि जो 47 सालों से मैं सिर्फ थ्रेट कर रहा था, वो था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, उनको बंद करने की। उन्होंने पहली दफा उसको मौसर तौर पर बंद किया। अब बंद करने के बाद उनको ये न्यू फाउंड रियलिटी या एडवांटेज मिली या बार्गेनिंग चिप मिली कि दुनिया का मैं सिर्फ तेल जो था वो सिर्फ 4% मेरे कंट्रोल में था। इसका मतलब ये है कि ईरान सिर्फ 1.38 बिलियन बैरल रोजाना चाइना को एक्सपोर्ट करता था, जो कि ईरान का 90% था और चाइना का सिर्फ 13% था। दैट मीन्स के अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करके ये सिर्फ 4% दुनिया का बनता था। जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल में आ गए ईरान के, तो ईरान को लगा कि तमाम जो 2000 के करीब एंकरेज खड़े हुए हैं शिप जो है, वो तो मेरी मर्जी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। तकरीबन 150 के करीब, कहा जाता है 125 से लेकर 150 तक जो शिप रोजाना गुजरते थे, अब 4 या 6 गुजर रहे हैं। तो उनको ये न्यू रेलेवेंस मिली कि हम तो एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहां पे हम बेहतर बार्गेनिंग चिप में है। दूसरा,
उन्होंने $2 मिलियन कैश लेना शुरू कर दिया। अब जरा इमेजिन करें कि 2 मिलियन 150 रोजाना जहाजों से अगर हाइपोथेटिकली वो लेना शुरू कर दे, वो तो बिलियंस में चला जाएगा। तो ये एक न्यू टेम्पटेशन उनको नजर आई। दूसरी उनको नजर आई जो उन्होंने थ्रेट भी किया था, जो आयतुल्लाह खामनेई शहीद हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये जंग हमारे तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे खित्ते में फैल जाएगी। वो भी उन्होंने सच कर दिखाया, पूरे खित्ते ने अपनी लपेट ले लिया। और बोस की वजह से आपने देखा दुनिया का तेल की प्राइस कहाँ चलेगी, वो सारी अमेरिका, यूरोप सारे इफेक्ट हो गए। तो आई थिंक ये जो क्लोजिंग में कमेंट ये कहना चाहूंगा कि इतनी डाइवर्जेंस जब होती है और आपको ये खुद एतमादी भी हो जाती है उस जंग को, खास तौर पर ईरान के, तो आपकी तवक्कुआत बहुत बढ़ जाती हैं कि शायद मेरी बार्गेनिंग चिप बहुत बेहतर हो गई है। तो आई थिंक बाज दफा रियलिज्म की तरफ जाते थोड़ा सा टाइम लगता है, कूलिंग टाइम लगता है। दोहा एग्रीमेंट 3 साल मुज़ाकरात होते रहे थे अमेरिका के तो तालिबान के साथ। तो ये मुज़ाकरात इस तरह नहीं होता कि आपने सिर्फ आए हैं और 48 घंटे में, अनलेस आपकी कमेटीज ने बहुत दिनों से होमवर्क किया हो। अभी 48 घंटे पहले तो ऑलमोस्ट जंग चल रही थी। तो आई थिंक हमें मायूसी की जरूरत नहीं है। और पॉजिटिव आखिरी इसमें उम्मीद ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात खत्म कर दिए, उन्होंने कहा हमें कामयाबी नहीं, हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, यानी बात वही है कि इसमें हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ही रखें, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू था जिसके रिजॉल्व की कोशिशें की जा रही थी। पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने दोनों को बुलाया, दोनों से बात की और दोनों को एक मेज़ पर बिठाया और जो दोनों की जानिब से मामलात थे उन पर बात भी की। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि अच्छी खबर ये है कि दोनों में से किसी एक भी फरीक ने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात अब ख़त्म और इसके बाद हम वापस जा रहे हैं जंग वाली सिचुएशन पे। तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा अब ज़रूरी है कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे और वो जो सीज़ फायर है जिसमें अभी 10 दिन बाकी है, 22 तारीख को करीबन वो तारीख है जो आखिरी दिन होगा, तो उस दरमियान ही चीज़ें रिजॉल्व की जाएँ, कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्हीं मुज़ाकरात का कोई फेज़ 2 भी हो जब दोनों डेलीगेशन वापस अपने अपने मुल्क में चले जाएँ, वहाँ जाकर मज़ीद डिस्कशंस हों उसके बाद? जी हिना, देखिए दोनों तरफ से जो नुमाइंदगी थी इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सीनियर लीडरशिप थी, लेकिन उनके ऊपर अभी भी टॉप लीडर उनके अपने अपने मुल्कों में मौजूद थी, मुज्तबा खामनेई साहब की शक्ल में और प्रेसिडेंट ट्रंप की शक्ल में। तो वो जरूरी नहीं होता कि सारा यहीं हो जाए। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और सबसे ज्यादा हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए और मेरा यकीन है कि पाकिस्तान हुकूमत ने दोनों तरफ से दरखास्त की होगी कि कम अज कम आप सीज फायर को जरूर एक्सटेंड कर दें ताकि मुज़ाकरात को मौका मिल सके। ये मेरा मानना है और होना भी चाहिए। अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अभी जी बिल्कुल, और वो यही हमारी एफर्ट होनी चाहिए कि अगर 2 हफ्ते का डेडलाइन एक्सटेंड किया जाए ताकि एक स्पेस मिल सके। और आपने ठीक कहा कि राउंड 2 भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट ना भी हो बेशक, लेकिन इंटेंशंस जब तक आपकी ये हो कि हमने कन्वर्ज करना है तो फिर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। ये जरूरी नहीं होता कि कोई 24 या 48 घंटे के अंदर एक एग्रीमेंट अनाउंस हो जाए, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, क्योंकि इतने डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और एनिमिटी इस हद तक चली गई है। तो एक पॉजिटिव आते आते, जिसको कहते हैं ना कूलिंग टाइम भी होता है हर जंग के बाद, तो कूलिंग टाइम तो ये तो तकरीबन 2 दिन बाद यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, लेकिन आपने देखा कि कूलिंग टाइम बाज दफा 2-2 महीने की सीज फायर, 4-4 महीने की सीज फायर होती है, उसके अंदर कंटिन्यू करते हैं। अब क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था 2 हफ्ते में खत्म करने का, तो मेरा ख्याल ये है कि अपनी अपनी हुकूमतों से कंसल्ट करने के बाद एक फॉलो अप जरूर होगा। बिल्कुल, डार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जो अमन के दाई हैं हम कोशिश जारी रखेंगे अपनी। लेकिन चिश्ती साहब यहाँ बताइएगा कि ऑप्टिमिस्टिक रहना और ऑप्टिक्स का होना ये कितना मानी खेज है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जितनी जल्दी वो आए और जितनी जल्दी ये सारी सूरत हाल पैदा हो गई जिसमें वो एक टेबल पर मौजूद थे, उतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो गया। आप क्या समझते हैं कितने ऑप्टिक्स मौजूद थे इसमें? अली देखिए, मैं फिर एक पॉजिटिव इसमें से नुक्ता निकालना चाहूंगा। देखिए ये बड़ा मैटर करता है कि आप स्टेट अवे पोस्चरिंग भी दिखाएं, अपनी रिलक्टेंस हाई डिग्री की दिखाएं कि हम नहीं कबूल करेंगे, अपने आप को शो करें कि इनफ्लेक्सिबल है। मैं सिर्फ ये मुज़ाकरात की स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ। आप जब ये शो करते हैं तो दूसरा साइड जो भी होती है वो समझती है कि आप तो इस पर नहीं आ रहे, तो 5 दफा वो आपको रिलैक्सेशन दे देती है, या जो मीडिएट करवाने वाला होता है जैसे इस मुल्क पाकिस्तान है, तो वो दूसरी साइड से रिक्वेस्ट करके एक एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ले देता है। ये असूल होते हैं नेगोशिएशन के। नेगोशिएशन यही नहीं होता कि आपने 10 पॉइंट दिए, हमने 5 दिए, मैंने आपके पढ़ लिए, आपने मेरे पढ़ लें और अगर नहीं है तो हम चलते हैं। ऐसा नहीं होता। आप जरूर एक कॉमन ग्राउंड की कोशिश करते हैं ढूंढने की, खास तौर पर जो मीडिएटर होते हैं, जो पाकिस्तान है इसमें प्राउडली, तो वो जरूर कन्विंस करता है कि आपका ये पॉइंट ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है, ये ज्यादा अनरीजनेबल लग रहा है, ये ज्यादा सख्त है, तो उस पर काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और करंट सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान 21 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात की, जिसमें पहले ईरानी मीडिया कुछ ये भी रिपोर्ट कर रहा था कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दौर है वो इतवार को भी चलेगा, यानी अराउंड इतवार को भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि अभी तक हतमी मुआहदे पर नहीं पहुँच सके, और अच्छी खबर यह है कि ईरान की जो क़यादत है उससे संजीदा गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान यकीन दहानी कराए कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। मुआहदे तक ना पहुंचना अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 21 घंटे से मुज़ाकरात जारी रहे, मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत हुई, किसी डील के बगैर अमेरिका वापस जा रहे हैं, और उसके बाद वो उस वक्त के हमरा अमेरिका वापस रवाना हो गए जिसके हमरा वो कल पाकिस्तान पहुंचे थे। इसी पर हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि जेडी वेंस ने कहा कि बगैर किसी हतमी नतीजे के मुज़ाकरात ख़त्म हुए और वो वापस चले गए हैं, और उनके बकौल कि अब जो बॉल है बज़ाहिर वो ईरान की कोच में है, जो हतमी निकात हैं वो पेशकश है वो ईरान को दे दी। अब देखना ये है कि ईरानी क्या डिसाइड करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो खैर जो है इतना बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू था ये, कहाँ से उनको वर्ज ऑफ एक एपोकलिप्स से लेके आए और दोनों साइड्स को मुज़ाकरात की मेज पे। उसके बाद फिर ये बड़े मैराथन सेशन चले, इतने लंबे जो है वो रात गए तक ये चलते रहे मुज़ाकरात के इतलात के मुताबिक 18 घंटे तक ये मुज़ाकरात हुए। तो वो सारा कुछ जो है ना बहुत ही खुशाइंद और खुशगवार माहौल में भी हुए, लेकिन देखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यू सालों पे मुहित नहीं है कोई, इनकी जो इख्लाफात हैं ये तो दहाइयों पे मुहित है, तो उनको एकदम एक ही सेशन में रिजॉल्व कर लेना मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक मुमकिन भी नहीं था। और मैं तो पहले से यही कह रहा था कि देखें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रोबेबल सिनेरियो है वो ये है कि कुछ बातों पे इत्तेफाक हो सकता है और फिर ज़ाहिर कुछ बातों पे नहीं होगा और फिर जो है मुज़ाकरात आगे चलेंगे। तो इसमें अब अहम चीज़ ये है कि देखें ये प्रोसेस जो है, और ये मैंने ये भी कहा था कि डेडलॉक्स हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये अहम चीज़ है। तो देखिए डेडलॉक पैदा हुआ है, ठीक है, जो है डेडलॉक्स हो जाते हैं मुज़ाकरात में, इस तरह के मुज़ाकरात में कुछ बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं। लेकिन जौहर साहब, इसमें नेक नियति की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो इंतहाई नेक नियति से इस अमल को आगे बढ़ा रहा था, और पाकिस्तान का जो स्टांस था पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह था। लेकिन आपको जो फरीकैन की स्टांसेस हैं इसमें कितनी नेक नियति दिखाई दी है? आप देख रहे थे कि दोनों एक पहले से माइंडसेट लेकर आए थे? इसमें दो अहम चीजें हैं। एक तो ये पाकिस्तान का रोल, और उसमें बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पे जो है ना, और उसमें मेरे ख्याल कुछ मुबस्सिरीन शायद उसमें थोड़े से वो उनको क्लियर नहीं था कि वो क्या, मैं वाज़ेह तौर से कह रहा था कि पाकिस्तान रोल इसमें एक फैसिलिटेटर का है। पाकिस्तान जाहिर फैसिलिटेट कर रहा है ये डायलॉग, और दोनों साइड को सामने बिठा भी दिया। आपने इनडायरेक्ट हो रहा था, हम भी मैंने मैंने कहा था इसी तरह होगा, और देखिए वो उसी तरह हुआ कि पहले अलग अलग से वो इनडायरेक्ट हो रही थी वहां पे एक राउंड, और फिर उसके बाद डायरेक्ट उनकी जाहिर है उसके बाद बातचीत हुई। लेकिन देखिए फैसिलिटेटर जो है ना वो दोनों साइड्स को जो है फैसिलिटेट करता है, लेकिन वो बीच में जाहिर है वो दखल तो नहीं दे सकता उस तरह से कि किसी एक साइड को पुश तो नहीं कर सकता। तो मुनस्सब तो फिर है ना एट द एंड ऑफ द डे कि वो जो भी इश्यूज हैं वो उनके बीच में ही रिजॉल्व होने हैं। तो उसमें अच्छा अब ये कहना कि उसमें नेक नीति एक साइड से है साइड से, मेरे ये जो है एक तो जो है ना कबल वक्त भी है इस तरह की बात, बल्कि इस तरह की बात तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। इसमें हमें तो ये समझना चाहिए कि दोनों फरीकैन ने नेक नियति से ही मुज़ाकरात जो है ना शुरू किए, और अगर वो देखें इतनी दूर से आए, इतने जिम्मेदार किस्म के डेलीगेशंस लेके आए, इतने बाहर डेलीगेशंस दोनों तरफ से आए, तो नेक नियति तो थी दोनों तरफ से थी। अब यह है कि जाहिर है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू में इतना ज्यादा फर्क था कि वो उस खलीज को पाटना जो है वो एक राउंड में नहीं हो सकता था।
डेफिनेटली जॉर्ज साहब, आफ्टर 47 इयर्स जो है वो इस तरीके से दोनों फरीकैन आमने सामने रहे, और हम भी इतना क्विक कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई बहुत ही बड़ा नतीजा निकल आएगा या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो सालिसी की कोशिश की, बड़ी बेहतरीन कोशिश की, और जिस तरीके से एक चीज़ है जिस पर जेडी वेंस ने भी कहा कि अच्छी खबर यह है कि संजीदा गुफ्तगू हुई, उसी तरह से जो तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा है इस्माइल बकाई, उनकी जानिब से भी अपने एक्स के पैगाम में कहा गया कि बहुत से जो उमूर हैं उन पर पेशरफ्त ज़रूर हुई है। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ ही है जो शायद इंदिया देती है कि इन मुज़ाकरात का फेज़ 2 भी हो जाए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। देखिए, मैं तो एग्जैक्टली इसी यही कह रहा था कि देखें, इसमें कुछ मामला जो हैं उन पे जाहिर है उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपस में बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन कुछ मामला फिर रह जाएंगे, वो फिर मजीद आगे की नेगोशिएशन में रिजॉल्व हो सकते हैं। जो सबसे अहम चीज है वो ये कि जी प्रोसेस ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, इसको मैं सबसे अहम समझता हूँ। ये बिलावास्ता या बिलवास्ता ये प्रोसेस जो है जारी रहना चाहिए। जरूरी नहीं क्या होता कि हर वक्त वो दोनों आके बैठे हैं। जो एक बार आके बैठे हैं तो वो बहुत एक तो तारीखी चीज थी, लेकिन उसका बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ है। अब वो एक दूसरे को के पर्सपेक्टिव्स बहुत बेहतर समझते हैं। तो अब जाहिर है कि देखिए, गौर खौस का भी एक वक्त होता है। दोनों साइड जो है इसको जाहिर अपने वो लेके गए हैं जो एक दूसरे की तजावीज और जो है तो उसके ऊपर वो गौर करेंगे, और उसके बाद जाहिर है मैं समझता हूँ कि मजीद इस पे जो है ना गुफ्तशनीद, और वो गुफ्तशनीद जाहिर है जरूरी तो नहीं कि फेस टू फेस मीटिंग में ही हो, वो वैसे भी हो सकती है। पाकिस्तान पहले भी ये रोल अदा कर रहा था इन बिलावास्ता मुज़ाकरात से पहले भी, वो दोबारा पाकिस्तान भी वो रोल बिल्कुल, और पाकिस्तान ने अयादा किया है कि आगे भी वो यही रोल अदा करता रहेगा। जॉर्ज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तज़किया पेश किया। अभी ब्रेक पर जाएंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बगैर नतीजा ख़त्म हो गए हैं, और इसी पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने ही है और सभी लोग तशवीश का शिकार हैं कि क्या मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, क्या मुज़ाकरात का कोई दौर अभी बाकी है, क्या मुज़ाकरात आगे चलेंगे। बतौर सिफारतकार आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने सुबह से मॉनिटरिंग की है इसकी, जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार की भी देखी है मैंने। बाकी भी मैंने बयानात जो ईरान से उनके स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकाई के भी मैंने बयान देखे। कहीं भी ये नहीं कहा गया है, ये इंदिया भी नहीं दिया गया है कि मुज़ाकरात ख़त्म और बिल्कुल ख़त्म और डेड एंड, कहीं भी जिक्र नहीं किया है इसका। तो इसका मतलब और होता यूं है इन तमाम मामलात में, क्योंकि मैं अपने करियर में बहुत सारे मामलात में से मैं उनसे मुंसलिक रहा हूँ। मुझे मालूम है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना पेचीदा जो मामला होता है वो वैसे भी एक दिन में तो हल हो नहीं सकता, लेकिन जो राहें हमवार हुई हैं आज 15 पॉइंट थे, उसमें से जेडी वेंस ने सिर्फ एक ही नुक्ते पर, जौहरी अफजूदगी पर, और ये भी खदशात की बना पर कि किसी तरीके भी इससे भी उनके ईरान के पास कोई ऐसे टूल्स नहीं होंगे, यानी ऐसा कोई उनके पास औजार यानी कि सेंट्रीफ्यूज और बाकी मामलात ऐसे नहीं होंगे जो कि अफजूदगी को वहां तक पहुंचा सकें जहां तक के वेपन बनता है। तो यही बात थी और यही वसवसा था। इसी बात पर एक रात कबल, यानी गुज़श्ता शब नहीं, उससे एक शब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि एक हमारी जो है सबसे ज्यादा रेड लाइन है, और वो है अफजूदगी की ईरान के हवाले से, और मैंने जेडी वेंस को सारे पावर दे के भेजा है। तो इस पर ईरान से अंदर कमरे में क्या गुफ्तगू हुई, जाहिर है यही पॉइंट जेडी वेंस ने क्योंकि डिस्कस किया, मेंशन किया है। बाकी पॉइंट्स में मुझे काफी में न सिर्फ एग्रीमेंट बल्कि एक दो पॉइंट और हैं जिसमें मुलामियत नजर आती है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि वो फरीक, वो ममालिक जो कि 47 साल से आमने सामने होना नहीं चाहते थे, और खास तौर पे 28 फरवरी के बाद ईरानियों के आंखों में खून था कि उनका रहबर शहीद कर दिया गया, उनकी कोई 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी गई, 3000 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक कर दिए गए, और जो तो उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। इन तमाम चीजों के बावजूद
जो है वो जाहिर है उनके दिल में जो खनक और उनके दिल में जो प्रॉब्लम थी और जो उनकी आंखों में खून था, उसके बावजूद पाकिस्तान जैसे मुल्क ने इसमें बीच में पड़ के बैठाया दोनों को। और उसमें खुश आइन बात जो मुझे नजर आ रही है कि जेडी वैंस एक नुक्ते को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाहिर किया। तो इससे तो मुराद मैं ये लेता हूं, बल्कि बड़े सेफली आई कैन से that this would continue and the shuttle diplomacy of Pakistan and Pakistani diplomats would continue, and our military diplomacy would also continue in it। और उसकी वजह से जो आगे ब्रेक थ्रू होनी है नहीं, इस एट द सेम टाइम जाहिर है जब ये दोनों डेलीगेशन अपने अपने मुल्क में जाएंगे, अपने अपने मजीद अकाबरीन से मशवरा करेंगे, ईरानियंस अपने रहबर से फेस टू फेस मशवरा करेंगे, और जो जेडी वैंस है वो डोनाल्ड ट्रंप से, हालांकि इस 21 घंटों की तवील मुज़ाकरात में जेडी वैंस कहते हैं कि उन्होंने 8 से 12 मरतबा बात की है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन एक जो रूबरू बात होती है उसकी बात ही और होती है, और एक वैसे जो बात होती है ज़रा उसमें वो वजन नहीं होता। तो जब ये बात करेंगे उसके बाद मजीद बातें सामने आएंगी, और उसके बाद अगले मरहले का कि किस तरह शटल डिप्लोमेसी के तहत होगी, या दोबारा ईरान और अमेरिका की कोई बातचीत आमने सामने हो सकती है। और अगेन उसकी फैसिलिटेटर कौन होगा? मालूम तो यही होता है कि जिस कंफर्ट लेवल के साथ दोनों के दोनों फरीक, दोनों ममालिक के फरीक जिस कंफर्ट लेवल के साथ उन्होंने ये वक्त गुजारा है पाकिस्तान में, और आमने सामने बैठकर कि कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे नुक्ताचीनी या ऐसी कलमात अदा नहीं किए हैं जो पहले करते रहे हैं वो। आपको इल्म है ना? मुझे लगता है कि हो सकता है कि दोबारा से मीडिएटर पाकिस्तानी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि अच्छी चीज़ ये है कि दोनों जानिब से ये नहीं कहा गया कि मुज़ाकरात ख़त्म, अब दोबारा हम सीज़ फायर भी ख़त्म कर रहे हैं इसी के साथ, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खासा सख्त बयान ऑलरेडी दिया हुआ था कि अगर किसी सूरत मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो जहाज़ अभी हवाओं में ही होंगे और हम अटैक कर देंगे, और ऐसा अटैक करेंगे कि वो याद रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन तो अभी तक नहीं बनी है। तो आपको क्या लगता है दोनों फरीकैन बैकडोर डिप्लोमेसी का भी सहारा लेंगे, और हो सकता है जिस तरह आपने कहा कि इन मुज़ाकरात का कोई फेज़ 2 भी हो जाए? कितना ज़रूरी है? बिकॉज 10 दिन बाकी हैं, सीज़ फायर का जो वक्त है वो ख़त्म होने में, 22 तारीख को ये ख़त्म होगा। तो इस दौरान भी जो पाकिस्तान ने तो कहा है कि वो मीडिएशन की कोशिश जारी रखेगा, इस दौरान मुमकिन है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ जाए? ये ऐन मुमकिन है, और उसमें दरअसल एक स्पॉइलर का किरदार जो है वही हमेशा कलीदी रहा है। और ये मैं बयान करता रहा हूँ कि जब 2015 में भी ये जौहरी मुआहिदा जिसको हम कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO, जब ये पाया तकमील को पहुंचा था तो इसमें कोई तकरीबन 2 बरस लगे थे। 5 ममालिक इसमें पड़े थे, जो 5 ममालिक जो कि वीटो पावर के ममालिक हैं और जौहरी ममालिक हैं, और +1 जो जर्मनी है, ये बीच में पढ़ के उन्होंने वो मुआहदे पर साइन करवाया था। ईरान ने बिल्कुल ये इंदिया दिया था कि हम कभी भी जौहरी हथियार नहीं, एनरिचमेंट नहीं करेंगे, और हम सिर्फ इसको सिविलियन पर्पस के लिए करेंगे। और उसके बाद जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया एग्रीमेंट को, और खत्म इसलिए किया कि उसमें नेतन्याहू यानी इजराइल भी उसमें पेश था, वो प्रिवेल कर गया डोनाल्ड ट्रंप पर। जिस तरह 28 फरवरी को नेतन्याहू प्रिवेल कर गए इस हमला कराने में, और जो 7 चक्कर उन्होंने व्हाइट हाउस के लगाए थे पिछले 11 महीनों में, तो इजरायली लॉबी को एक्टिवेट करके, और ये बात खुद जेडी वैंस ने जब नेतन्याहू से आज से चंद रोज पहले बात की थी, तो उस पर ये बात जो लीक होके खुद अमेरिकन मीडिया में आ गई कि जेडी वैंस ने इस बात का तस्करा किया, बल्कि तलखी के साथ तस्करा किया नेतन्याहू से कि आपने तो 5 दिन 4 दिन का प्लान दिया था, और ये अभी तकरीबन उस वक्त तक 28 दिन हो गए थे कि ये 28 दिन हो गए हैं और अभी तक ये इसका कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है। तो वो तो अंदाजा है अमेरिकन अवाम को भी, और अमेरिका में जेडी वैंस जैसे उनके लीडर्स जो हैं उनको भी अंदाजा है। कुछ लीडर्स ऐसे शिद्दत पसंद हैं जैसे कि पीट हेगसेट हो गए, या जैसे कि इवन मार्को रूबियो हैं, ये थोड़ी सी उनकी न थोड़ी सी नहीं बल्कि कंप्लीट मुकम्मल लीनिंग उनकी
इजराइल की तरफ है। जी। लेकिन बिल्कुल, एक तो- चीज जो नई उभर के आई है अमेरिका में, और वो पहली मर्तबा ये हुआ है जब से इजराइल बना है या जब से ज़ायोनिज्म की बुनियाद रखी गई है, कि इजरायली लॉबी वो बड़ी फाल हमेशा रही है। इस मर्तबा जुलूस जलसे निकले, पहली मर्तबा ग्रास रूट लेवल पर, अवाम के लेवल पर लोगों ने नारे लगाए इजरायली लॉबी के बारे, वो भी थोड़े से अंडर प्रेशर है। ये प्रेशर अगर बरकरार रहा अमेरिका में, कांग्रेसमैन काफी सारे हैं, वो तो खैर प्रेशराइज कर ही रहे हैं कि ये क्या है, ये पॉलिसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है या इजराइल की फॉरेन पॉलिसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। और मैं आपके चैनलों पर कहता रहा हूं कि इजराइल इज अमेरिका और अमेरिका इज इजराइल, और ये उनके काबरीन भी कहते रहे हैं। तो इस चीज के पेश नजर रखते हुए ये जो यहाँ तक हम पहुंचे, और पाकिस्तान की कोशिशों काविशों से कि तकरीबन 14 पॉइंट पर तो में से 1 पॉइंट जेडी वेंस जो है वो मेंशन करके गए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका मतलब बाकी काबिले डिस्कशन है, बाकी काबिले हल तलब है। 1 पॉइंट्स पर जब मीडिएशन अच्छी होगी तो शायद इसमें भी कोई रास्ता निकाला है स्पॉइलर के अपने इन्फ्लुएंस के बावजूद। तो वो उम्मीद हमें अच्छा, पूरी है डॉक्टर साहब, कि दोबारा इसका सिलसिला आपने जारी। जिक्र किया 2015 में होने वाले मुआहदे का जो ईरान के साथ किया गया था ओबामा दौर में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप की बारी आई तो 2018 में उन्होंने इसको तोड़ दिया, और फिर 2020 से हम देख रहे हैं कासिम सुलेमानी की जो है आपने देखा कि उनकी शहादत होती है। तो इस सूरत हाल में आप देखते हैं कि कुछ अहदाफ वो पहले से इंडिकेटर्स मौजूद थे कि अगर वो आते हैं, इक़्तिदार में दोबारा आते हैं, तो ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। तो ये चीज़ें तो पहले से नज़र आ रही थी। अब आपको क्या लगता है कि क्या बेस्ट केस सिनारियो है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं? इस जंग ने काफी कुछ सिखलाया है दुनिया को, और अमेरिका में भी काफी डायनामिक्स समझ आ गई है लोगों को कि सिर्फ इजराइल के कहने पर अगर अमेरिका चलेगा तो न सिर्फ अपनी आवाम को दर्द देगा बल्कि पूरी दुनिया को दर्द दिया उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से। तो इस दफा महसूस होता है कि इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस कुछ थोड़ा 19-20 का फर्क उसमें कमी की तरफ जाना चाहिए, और जब वो होगा तो ये जो 1-8 पॉइंट रह गए हैं उस पर मजीद शटल डिप्लोमेसी के तहत, और फिर फाइनली अगर कोई वेन्यू दोबारा अगर सिलेक्ट भी होता है, जिसके ये कभी चांसेस हैं, तो दोनों ग्रुप इधर ही इस्लामाबाद में ही महफिल दोबारा सजाएंगे। क्योंकि किसी ग्रुप ने नहीं कहा कि ये बिल्कुल खत्म है, बल्कि ईरान के स्पोक्स पर्सन बकाई साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि डिफरेंसेस तो हैं हमारे, लेकिन डायलॉग विल कंटिन्यू। ये उनके आपको लगता है ईरान को कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए यहाँ? अरे ईरान को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ईरान को वो खदशे, वो वसवसे दूर करने चाहिए, और वो पाकिस्तान जैसे मुल्क और ईरान के अपने दोस्त यूरोप में 1-2 हैं, उनके जरिए, और बाकी जो तुर्की है, इजिप्ट है, और बाकी चाइना है। चाइना भी अभी जो मुतवक्का दौरा है बल्कि अनाउंस हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का, उस दौरान भी ईरान, क्योंकि चाइना के साथ बहुत उनकी हम आहंगी है, बहुत सारे मुआहदे हैं, तो जब चाइना भी यकीन दिला देगा और रशिया भी अमेरिका को, हालांकि उनकी अपनी कंपटीशन चल रही होती है, और फ्रांस इसमें बहुत ज्यादा फाल है, फ्रांस के सदर, इसी तरह चंद और ममालिक यूरोप के, जब वो यकीन दिला देंगे और इसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाएगा जैसे JCPOA में था, उससे और ज्यादा कठिन फ्रेमवर्क तैयार कर लें। ईरान तो कहता है कि हम कभी जौहरी वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन इस तमाम इक्वेशन में, इन तमाम कैलकुलेशन में अब एक सबसे बड़ा प्लेयर जो बन गया है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपनी काविशों मेहनत की वजह से दुनिया की नजर में एक फैसिलिटेटर के साथ साथ नेट स्टेबलाइजर पहले था, अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन गया है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं कि जब ये मामला आगे बढ़ेगा, अफजूदगी का मामले में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन ईरानियों को क्या है, वो ये है कि ठीक है हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते हैं, लेकिन जो हमारा कानूनी हक है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वो तो हमें दिया जाए। 3.7 की जो अफजूदगी है
तो वो उसमें अगर दुनिया के चंद ममालिक गारंटी दे देते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल से वो इंडोर्स हो जाता है, जो कि वैसे डॉक्टर साहब ये गारंटी जो आपने कहा, जो दीगर ममालिक हैं, जो एलाइज हैं, जो चाहते हैं कि पीस हो, जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त भी खड़े रहे ताकि ये पीस टॉक्स जो हैं इनका कामयाब इनकाद हो सके, तो वो कब तक इस तरह का कोई स्टेप लेंगे? कोई मेन गारंटी जो है, कोई गारंटर सामने आएगा और मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, दुनिया इसको बड़ी सेंसिटिव, ये जो एक हफ्ता रह गया है सीज फायर का, देखिए सीज फायर तो नहीं खत्म हुआ। अगर ये मुआहिदा या अगर ये कल की बैठक बिल्कुल ही नाकाम हो जाती तो जहाज में बैठने से पहले या जहाज में बैठने के बाद जेडी वैंस क्या देते कि सीज फायर खत्म हो गया, या ईरानियन ग्रुप क्या देता कि सीज फायर खत्म हो। तो सीज फायर एक हफ्ता अभी बाकी है। एक हफ्ते में नहीं लगता कि तमाम मामला तय हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर लगता है कि शटल डिप्लोमेसी जारी रहेगी, बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी रहेगी, बर्फ कुछ और पिघलेगी, कुछ लो और दो का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ मजीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सिलसिला जारी रहेगा और ये एक्सटेंड हो जाएगा। मेरा तजिया ये कहता है कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा और उस दौरान में ये कोशिशें और काविशें मजीद तेज हो जाएंगी, क्योंकि इस दौरान में पासदारान वो छोड़ तो नहीं रहे हैं अपना। हम वैसे बहुत ही पुरुमीद हैं डॉक्टर साहब। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान जो मुज़ाकरात थे उनकी, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करें कि इस वक्त हमें कितनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ रहना चाहिए, कितना होपफुल रहना चाहिए कि अभी फ़रीक़ैन ने बाकायदा तौर पर ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात ही ख़त्म हो गए, सिर्फ ये बताया गया है कि किसी हतमी मुआहिदे पर नहीं पहुँचा गया। जी बहुत शुक्रिया, मुझे आपने चैनल पे आपने मदऊ किया। मैं समझती हूँ कि इस सारे टॉक्स का होना, और इस टॉक्स के अंदर जो हमें ये खबर मिली है कि वो डायरेक्ट टॉक्स भी हुई हैं, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी टॉक्स नहीं थी, डायरेक्ट टॉक्स भी थी, फेस टू फेस ही मुलाकात हुई है। ये सारी इस बात का इंदिया देती है कि जो पार्टीज थी दे वर सीरियस, और यूएस का इधर आना भी जो है इस बात की एक निशानदेही है कि वो कुछ खास और हतमी पॉइंट्स पर जो है इस सारे प्रोसेस को लेकर जाना चाहते हैं नेगोशिएशंस के। और अब जिस तरह के अंदाज में, एक हरिड अंदाज में यूएस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट और उनका जो एंटोराज है वो यहाँ से गया है, लेकिन अभी तक उनके जो अल्फाज का इस्तेमाल था, मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में तनाव नहीं फील हुआ। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने रेड लाइंस की बात की। जाहिर है वो जो 2-3 पॉइंट्स थे उनके जिसके ऊपर वो भी गिव अप नहीं करना चाह रहे, और ईरान भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्होंने रेड लाइंस का जिक्र वो किया, वो मुझे लगता है न्यूक्लियर उनके जो प्रोलिफरेशन का प्रोग्राम है उससे रिलेटेड थे। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उनके अल्फाज के चुनाव में उन्होंने लचक का भी बात की, जबकि नॉर्मली जो है कभी भी पार्टीज जो कि नेगोशिएशंस कर रही होती हैं वो खुद से इस बात का इजहार नहीं करती। तो समझ में आती है कि उन्होंने वाकई दे मीन बिजनेस, दे वांट टू टेक इट टू सम कंक्लूसिव पॉइंट जहां पीस प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा एक सबसे अहम बात जो मुझे नजर आती है वो दोनों तरफ से, कि कहीं से भी जो टॉक्स थे उनका ब्रेक डाउन नहीं नजर आया मुझे। ब्रेक डाउन के नजर आने का ना ये मतलब, इससे ये मैं अखज़ करती हूँ कि देयर में भी सम एट टेक्निकल लेवल जो है कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस का प्रोसेस शायद चलता रहे, कोई आपस में किसी कंक्लूसिव पॉइंट के ऊपर जो है ये लोग कहीं पहुंचकर जो है अग्री भी कर सकते हैं। बहरहाल द पॉइंट इज कि जो आइस जो एक थी वो आइस ब्रेकिंग हो गई है और उनकी आपस में बैठ के बात की है। ज़ाहिर है ईरान के लिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, ईरान उन पॉइंट्स पे जो है कुछ पॉइंट्स पे अग्री नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने भी बहुत ज़्यादा लचक का मुजाहिरा किया कि बार बार जो है डीरेल हुआ है नेगोशिएशंस का प्रोसेस, उनको एक तरह से सबोटैज किया गया है। तो फिर भी उन्होंने जो है पाकिस्तान की रिस्पेक्ट में, इज्जत में, और उन्होंने ट्रस्ट करके जो है वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने इस टॉक्स में हिस्सा लिया। और द सेम गोज फॉर द यूएस प्रेसिडेंट का जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे। हाउ बिग ऑफ अ डील डू यू सी इट इज़ कि जो नायब सदर हैं अमेरिका के वो खुद आए हैं और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और जो उनसे तवक्कुआत थी उनको किसी हद तक उन्होंने अपहोल्ड करने की कोशिश की है?
जी, ये बहुत आपने अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया कि देखिए अमेरिका जो था उसने खुद इन टॉक्स के अंदर जो है जाने की और नेगोशिएशंस के प्रोसेस में एंटर होने की जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग ऑफर्स थी उनको एक्सेप्ट किया और जाहिर है उधर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है उसकी कमी हुई है जिसकी वजह से जो है वो इन टॉक्स में जो है एंटर हुए और मेरा ख्याल है ईरान ज़्यादा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इन टॉक्स में एंटर हुआ है। लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि चूंकि मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, आई वांट टू बी वेरी कॉशियस, वेरी कॉशियस, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक फैसिलिटेटर का रोल था। मैं यही समझती हूँ कि हमारा मीडिया बहुत कॉशियस है, हमारे जो अवाम है उन्होंने बहुत कॉशन का सब ने जो है मुजाहिरा किया है हमारी गवर्नमेंट की, ताकि जो इतनी एक मेहनत है वो सैबोटाज ना हो जाए। हमें अंदरूनी किसी भी पॉइंट्स ऑफ टॉक के बारे में उस तरह फुली अंदाजा नहीं है और किसी को भी नहीं है, और कोई अगर क्लेम कर रहा है तो वो भी मुझे लगता है गलत कर रहा होगा। लेकिन मुझे ये समझ में आती है कि अमेरिका ने सीरियसनेस के साथ इनको फॉलो किया है नेगोशिएशंस के प्रोसेस को, क्योंकि उनका जो एंटोराज था उसमें जो है JD वैंस थे जो कि थोड़ा सा मॉडरेट व्यू भी रखते थे इस जंग के ऊपर उनका, और उसके अलावा जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी थे। उनको आई विल टेक देयर प्रेजेंस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के मे बी वो किसी और थर्ड पार्टी की कहीं इंटरेस्ट को ना सेव करे, क्योंकि वो US में भी उनकी प्रेजेंस को ऐसे ही देखा जाता है। तो बहरहाल इट एक्चुअली जो उनका एक ये डेवलपमेंट है जिस तरह की उन्होंने अपने सिफारती मिशन को डिज़ाइन किया हुआ था उससे मुझे समझ में आती है कि अमेरिका वो सीरियस अबाउट इट, और जाहिर है ईरान तो बहुत सीरियस है। ईरान का जो डेलीगेशन था वो बड़ा था, ईरान की डेलीगेशन में मुख्तलिफ किस्म के लेवल के हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। तो उससे समझ में आती है कि दोनों साइड्स ने काफ़ी संजीदगी के साथ इन नेगोशिएशंस के प्रोसेस को लिया है। चाहे ईरान जो है उनके अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट भी था टुवर्ड्स US, लेकिन उन्होंने गुड इंटेंशंस के साथ शिरकत की है। डेफिनेटली। तो इसमें जो रोल रहा मीडिएटर का, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान का, ये डेफिनेटली एक कॉम्प्लिकेटेड इशू था और बहुत ही क्रूशल पोजीशन थी पाकिस्तान की बीइंग द मीडिएटर इस सारे मामले के अंदर। उस रोल को आप कैसे देखती हैं, जितने मोहतात तरीके से पाकिस्तान ने वो अदा किया अपनी इस पोजीशन को बरकरार रखते हुए, और जिस तरीके से ब्रीफ किया गया सुबह नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की जानिब से, और जो बातें उन्होंने की वो बहुत क्लियर थी, कट टू कट थी, और उसके बाद भी उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि रीजन में अमन के फरोग के लिए ये जो सहूलतकारी है ये पाकिस्तान इसी तरीके से जारी रखेगा। जी, ये बहुत आपने अहम बात की। पाकिस्तान ने बेसिकली, मैं ये समझती हूँ कि एक कैटास्ट्रफी, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से इस पूरे खित्ते को जो है बचाया है। बहुत रॉबस्ट और डायनामिक अंदाज में पाकिस्तान ने जो है सारी जो वॉरिंग पार्टीज थी, डिस्प्यूटिंग पार्टीज थी, उनसे ताल्लुकात बहाल रखे हैं सारे क्राइसिस के दौरान। और पाकिस्तान इज अ ट्रस्टेड फैसिलिटेटर इन दिस रिगार्ड। पाकिस्तान का अपना कोई प्रपोजल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान एज फार एज आई नो प्रेजेंट रहा है नेगोशिएशंस के प्रोसेस के थ्रू के दौरान। पाकिस्तान जो है वो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान ने एक्सट्रीमली मैं समझूंगी कि बहुत सीरियसनेस के साथ जो है फैसिलिटेटर का रोल रखा। लेकिन कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल था, उनको कम्प्लीटली एक फेस टू फेस आने का और जो है उनको मौका दिया कि वो आपस में बात करें। आप देखें इरानियन डेलीगेशन को बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है लाया गया है, क्योंकि उनकी जानों को भी खतरा था और जाहिर है इजराइल जो था एक स्पॉइलर के तौर पर सबोटाज भी कर सकता था प्रोसेस को। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने एक हरक्यूलियन टास्क जो है वो परफॉर्म की है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बाय ब्रिंगिंग द टू वॉरिंग पार्टीज इन ऑल सीरियसनेस, इन ऑल गुड फेथ एंड गुड विल टू इस्लामाबाद। तो इस चीज़ में समझती हूँ कि पाकिस्तान ने अभी भी बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने को बाकी है, लेकिन जो किरदार इसका पहले था उसकी वजह से बहुत कुछ मुमकिन हो पाया है। डॉक्टर मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तबसरा किया सारी सूरत हाल पर। और बिल्कुल ठीक बात है कि जो हम कामयाब रहे हैं वो ये है कि हम फरीकैन को टेबल पर ला सके हैं और उनको ऐसा माहौल फराहम कर सके हैं जिस पर बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के बातचीत हो सकी है, वो मुमकिन हो सकी है। और उसके बग़ैर ये जो हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ रही है, ये आने ही थे, नेचुरल थे, क्योंकि इतनी दहाइयों के इख्तलाफात एक मीटिंग में तो दूर होने से रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इन इख्तलाफात पर भी कोई लचक दिखाई जाएगी। इंशाल्लाह, वी आर होपफुल। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।